हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं रेनबो टेक्स्ट बुक के अंदर जो पोइट्री सेक्शन में 5 पॉइंट्स दे रखी है अपने करिकुलम में। लास्ट एंड फाइनल जो लेसन नंबर 16 है वो आज अपन बात करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपना टाइटल है आज का द स्नेयर, छोटी सी पॉम है जिसके कंपोजर है जेम्स स्टेफेंस। जेम्स स्टेफेंस जिनकी पॉम है द स्नेयर, जिसका टेक्स्ट आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं द थीम of the poem। the theme या अपन यूं कह सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द poem, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। प्रत्येक poem की जो सेंट्रल आइडिया है या थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। डेफिनेटली अपन को अच्छी तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्स्ट और उसके बाद में थीम पे चलते हैं। तो टेक्स्ट देखिएगा, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो चेंज इन सडन फीलिंग्स, मे बी सैडनेस, मे बी हैप्पीनेस, उसको शो करता है। और यहाँ पर जब आप पहली लाइन को रीड आउट करते हैं तो डेफिनेटली आप ऑब्वियसली ये बात समझ चुके हैं कि यहाँ पे कवि जो हैं कितने दुखी हैं इस बात से। I hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling of his little face, as he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसको रीड आउट करते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम निकल के आती है। ऑब्वियसली आप उस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जहां पर राइमिंग स्कीम आ रही थी अपन ने अच्छी तरह से उस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, एवरी जो लाइन है उसका जो एंडिंग वर्ड है उसको देखिएगा, और उसकी जो अंतिम सिलेबल है उसको ध्यान रखिएगा, उस पे सिलेबल और सिलेबल की साउंड पे। तो मैंने अंडरलाइन की है, देखिएगा, पेन अगेन। आप शुरुआत करेंगे ए से, तो ये इसके सिमिलर है। फर्स्ट टू थर्ड लाइन राइट आ रही है, स्नेयर वेया, बी बी वेया एया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला जो स्टेंजा है उसकी जो अंतिम लाइन है वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन रिपीट हो रही है, और सेकंड स्टेंजा की जो अंतिम लाइन है वो थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन से वापस रिपीट हो रही है, और थर्ड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो फोर्थ स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में पहली लाइन वापस रिपीट हो रही है। इस फॉर्म में प्रत्येक स्टेंजा की अंतिम जो लाइन है, लास्ट जो लाइन है, वो नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के रूप में रिपीट होकर आ रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो लाइन ये है ना अंतिम, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, इसकी राइमिंग स्कीम क्या आ रही है, बी आ रही है ना। तो नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम भी क्या आएगी, बी, क्योंकि इसके सिमिलर है। ठीक है, तो पहले स्टेंजा की क्या होगी, ए बी ए बी। दूसरी स्टेंजा में क्या हो रहा है, देखो, फर्स्ट टू थर्ड लाइन वेया एया, ये तो हो गया बी बी, और ए अफ्रेड, ए से सिमिलर आ रही है या डिसिमिलर आ रही है, डिसिमिलर आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सी।
अफ्रेड एड, वापस देखो रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा सीसी, फेस प्लेस, ये क्या हो गया डीडी, ठीक है। प्लेस वन स्नेयर वेयर, अब देखो इसमें क्या है प्लेस वन, थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं कि प्लेस और वन जो है दोनों एक दूसरे से राइंड कम प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि इनका जो फाइनल वोवल देखा जाए ना, फाइनल वोवल सेम आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको अगर आप राइंड मानना चाहें, ठीक है ना, तो ये मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन क्या है ना। लेकिन क्लियरली इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली ये राइम्ड है या नहीं। प्लेस प्लेस वन जो कि कोई सिमिलर साउंड नहीं आ रही है, स्नेयर वेयर ये राइम्ड हो रहा है, लेकिन स्टेंजा पूरा राइम्ड होगा अगर राइम्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड लाइन राइम्ड प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन सेकंड टू फोर्थ लाइन क्या हो रही है राइम्ड प्रतीत हो रही है ना, तो ये आप अनराइम्ड स्टेंजा मानेंगे। जो फाइनल स्टेंजा है वो अनराइम्ड है, ठीक है। तो पोम की राइमिंग स्कीम क्या आ रही है ए बी ए बी ए बी ए बी, अगले स्टेंजा की क्या आ रही है बी सी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेंजा की क्या आ रही है सी डी, ये राइमिंग स्कीम निकल के आ रही है पोम की ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर पहला स्टेंजा आपके एग्जाम में आ रहा है और इसकी राइमिंग स्कीम पूछे तो क्या होगी ए बी, केवल सेकंड स्टेंजा आ रहा है एग्जाम में और इसकी राइमिंग स्कीम पूछे तो भी ए बी होगी, ना कि बी सी होगी, ए बी होगी, क्योंकि अपने पास में पूरी पॉम नहीं है बल्कि एक स्टेंजा है, तो उस स्टेंजा की अपन राइमिंग स्कीम निकालेंगे तो शुरू किससे होगा ए से होगा। थर्ड स्टेंजा केवल दे रखा है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी ए बी, क्लियर। तो ये राइमिंग स्कीम है आपके इस पॉम की। अब अगर आगे बात करते हैं अपन, देखो यहां पे एक तो फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो एक्चुअली अपन प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं, अच्छी तरह से इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि यदि पॉम में फर्स्ट पर्सन आता है तो हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रेफर करता है द पोएट हिमसेल्फ। स्वयं कवि के लिए फर्स्ट पर्सन का यूज होता है, क्लियर। हियर फर्स्ट पर्सन आई इज यूज्ड टू रेफर टू द पोएट हिमसेल्फ, ओके। यहां पे देखिएगा थर्ड पर्सन भी आ रखा है ही, थर्ड पर्सन यहां पे क्या रखा है ही, तो यहां पे ही किसको रेफर कर रहा है द रैबिट इन ए स्नेयर। ध्यान रखिएगा यहां पे आपसे पूछा जाए ही किसको रेफर कर रहा है, तो अगर आप ये लिख रहे हैं कि रैबिट को रेफर कर रहा है तो ये बात गलत है, ठीक है। Here he, the third person, is referred to the rabbit in a snare. या आप लिखेंगे he is referred to the rabbit with his paw into the snare. Exactly ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अपन उस खरगोश की बात कर रहे हैं, उस रैबिट की बात कर रहे हैं जो कि स्नेयर में फंसा हुआ है, ट्रबल्ड है, फ्राइटेंड है ना, उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो पोएट के लिए आ रहा है और थर्ड पर्सन ही, हिज का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, उस रैबिट के लिए प्रयुक्त हुआ है जो स्नेयर में फंसा हुआ है, जो दिक्कत में है, जो परेशानी में है, ओके। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिएगा अपन बात करते हैं थीम की, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, द पोम entitled the snare depicts a rabbit in a snare crying out of pain,
द पोएम एंटाइटल्ड, कविता जो है द स्नेयर रैबिट्स, किसका वर्तान, किसका चित्रण किया गया है? ए रैबिट, एक खरगोश का, इन ए स्नेयर, जो स्नेयर में फंसा हुआ है, क्राइंग आउट ऑफ पेन, क्राइंग आउट, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसमें? पेन, दर्द में, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, द पोइट कैन recognize the voice of the rabbit, voice of the rabbit with his paw into the snare, into the snare, because of effective imaging and sympathetic attitude. Okay, the poet, कवि जो है, can recognize, able to recognize, वो पहचानने के योग्य है किसको? The voice of the rabbit, उस खरगोश की आवाज को, with his paw into the snare, जिसका पंजा जाल में फंसा हुआ है, जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, crying out of pain, उसकी आवाज को कवि recognize करने के योग्य है, able है, क्यों? Because of effective imaging, प्रभावशाली कल्पना से, and sympathetic attitude, और सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, और इसी कारण से सहानुभूति रखते हैं और प्रभावशाली कल्पना के साथ पोइट जो है वो उस खरगोश जिसका पंजा जाल में फंसा हुआ है उसकी क्राइंग जो वॉइस है उसको पहचान लेते हैं। कवि क्या चाहते हैं? What does the poet want? कवि क्या चाहते हैं? तो यहां पे देखिएगा, the poet has sympathetic attitude toward the rabbit, in a snare. The poet has sympathetic attitude. कैसा एटीट्यूड प्रदर्शित करते हैं? कैसी अभिवृत्ति रखते हैं? सहानुभूति की। The poet has sympathetic attitude toward the rabbit in a snare. वो खरगोश जो स्नेयर में है, फंसा हुआ है, उसके प्रति sympathetic attitude शो करते हैं, and he wants to locate the place. And he wants to locate the place. वो क्या चाहते हैं कि जहां पर खरगोश जाल में फंसा हुआ है उस जगह का पता लगाया जाए, but he is not able to locate the rabbit where his paw into the snare, and thus he is helpless. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा। The poet has sympathetic attitude. कवि उस खरगोश के प्रति toward the rabbit in a snare, जो खरगोश स्नेयर में है उसके प्रति सहानुभूति की अभिवृत्ति रखते हैं, and he wants to locate the place, और उस जगह का पता लगाना चाहते हैं, but he is unable to locate the rabbit. लेकिन उस खरगोश का पता नहीं लगा पाते हैं, where his paw into the snare, जहां पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है, and thus, और इस प्रकार he is helpless. वो क्या है? सहायता नहीं कर पा रहे हैं, असहाय हैं। किसके लिए? To free the rabbit from the snare. He is helpless. वो असहाय है। To free the rabbit,
उस खरगोश को मुक्त करने के लिए फ्रॉम द स्नेयर, किससे, जहां पर उसका जाल में फंसा हुआ है। तो देखिएगा द पोम एंटाइटल्ड, कविता का शीर्षक क्या है, द स्नेयर डिपिक्ट्स, किसका चित्रण करते हैं, रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन, एक ऐसे खरगोश का चित्रण है जो जाल में फंसा हुआ है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पेनफुल है, पूरा एटमॉस्फेयर उसके लिए पेनफुल बन चुका है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट, कवि उस खरगोश की जब वो पेनफुल क्राई करता है तो उसकी वॉइस को तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, विद हिज पा इनटू द स्नेयर, जिसका पंजा जाल में फंसा हुआ है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव इमेजिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव इमेजिंग, क्योंकि प्रभावशाली कल्पना के साथ, एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सहानुभूति के दृष्टिकोण के साथ वह उस पेनफुल क्राई की आवाज को, वॉइस को पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा द पोएट हैज सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड द रैबिट इन अ स्नेयर, जो रैबिट स्नेयर में है और पेनफुल क्राई कर रहा है, उसके प्रति कवि का एटीट्यूड कैसा है, सिंपैथेटिक, ओके। और वो क्या चाहते हैं, he wants to locate the place, उस जगह का पता लगाना चाहते हैं, but he is unable to locate the rabbit where he is caught into the snare, जहां पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है उसको कवि लोकेट नहीं कर पाते हैं, and thus, और इस प्रकार he is helpless, कवि यहाँ पे श्रम असहाय है, किसके लिए, टू फ्री द रैबिट फ्रॉम द स्नेयर, कि वो उस रैबिट को स्नेयर से मुक्त कर सके। तो ये है इस पोम की थीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब चलिए अपन बात करते हैं, हालांकि जो टेक्स्ट है ना उसको केवल आप थीम से ही समझ सकते हैं, ऐसी ही पोइम है कि आप अच्छी तरह से अगर थीम को, सेंट्रल आइडिया को अगर क्लियर करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, तो ये समझिएगा कि पोम आसानी से समझ में आ सकती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए टेक्स्ट में चलते हैं अपन। तो अपन ने ये बात ऑलरेडी कर ली, राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी डी, ओके। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का जो यूज है वो किसके लिए हुआ है, फॉर द पोएट हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है, फॉर द रैबिट विद हिज पाइन टू द स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन, उस खरगोश के लिए जिसका पंजा जाल में फंसा हुआ है और जो पेनफुल क्राई कर रहा है, मतलब दर्द में चीख रहा है, चिल्ला रहा है। I hear a sudden cry of pain, कवि क्या कह रहे हैं, I hear, मुझे सुनाई पड़ रही है, a sudden cry, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई देती है, कैसी आवाज सुनाई देती है, पेनफुल क्राई, पेनफुल क्राई की आवाज सुनाई देती है, दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और मैं उस आवाज को सुनकर बाय इफेक्टिव इमेजिंग, प्रभावशाली कल्पना से मैं ये चीज पहचान लेता हूं कि उस आवाज मात्र को सुनकर देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि कहीं खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। नाउ अब आई हियर द क्राई अगेन, और जब मैं उसी प्रकार की पेनफुल क्राई को दोबारा सुनता हूं, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं ये बताने में असमर्थ हूं, अनकैपेबल हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट यहाँ पे ओपोजिशन शो कर रहा है, विरोधाभास शो कर रहा है, कंट्रास्टिंग पॉइंट लेके आ रहा है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता पा रहा हूं, बताने में असमर्थ हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये लाइन वापस दूसरे स्टेंजा में रिपीट हो रही है कि लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, मैं आवाज पहचानने में समर्थ हूं, लेकिन असमर्थ किसमें हूं, उस खरगोश को ढूंढने में असमर्थ हूं। He is calling out for aid, aid का मतलब होता है हेल्प, वह हेल्प के लिए, सहायता के लिए क्या कर रहा है, कॉलिंग आउट, पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, पेनफुल क्राई कर रहा है। ही यहाँ पे किसके लिए है, फॉर द रैबिट विद हिज पाइन टू द स्नेयर, वो जो खरगोश है कौन
कॉलिंग आउट, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, किसके लिए? फॉर एड, हेल्प के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड का मतलब होता है टेरिफाइड, टेरिफाइड भयभीत करने वाला। एयर, एयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर, जो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो फ्राइटेंड सा प्रतीत होता है। जब वो खरगोश उस जाल में फंसा हुआ है, थोड़ी सी भी किसी चीज की वो आवाज सुनता है तो वह उस आवाज को सुनकर क्या हो जाता है? फ्राइटेंड हो जाता है, टेरिफाइड सा फील करता है, फ्राइटफुल फील करता है, मतलब वह भयभीत सा एटमॉस्फेयर बन जाता है उसके लिए। और जिसने वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड टेरिबल, है ना? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड मतलब कि प्रत्येक चीज उसके लिए कैसी साबित हो रही है? अफ्रेड, डरावनी सी, टेरिबल प्रतीत हो रही है, भयभीत करने वाली प्रतीत हो रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज उसके लिए डरावनी सी प्रतीत हो रही है। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग अप, रिंकलिंग अप यानी वह क्या कर रहा है? मतलब सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है या शरीर के किसी न किसी अंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जानवर, ऐसे जानवर हमेशा अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करते हैं। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को क्या करता है? अपने जो फोर लेग से, अपने जो फोर लेग से आगे वाले पंजे हैं, पांव हैं, उनमें वो क्या करने का प्रयास करता है? अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास करता है, बचाने का प्रयास करता है। As he cries again for aid, जैसे ही वो हेल्प के लिए, एड के लिए, सहायता के लिए दोबारा क्या करता है? पेनफुल क्राई करता है, चीखता है, चिल्लाता है। और मैं उस खरगोश के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो करता हूँ, सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये लाइन पॉइंट की हेल्पलेस दशा को, कंडीशन को शो कर रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कवि क्या कह रहा है कि मैं उस जगह का पता लगाना चाहता हूं, मैं उस खरगोश को उस स्नेयर से फ्री करना चाहता हूं, मुक्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करने में असमर्थ हूं। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मैं उस जगह का पता नहीं कर पा रहा हूं जहां पर वो उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। Where his paw is in the snare, जहां पे उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। Little one, oh little one, क्या शो कर रही है? कवि की सिंपैथेटिक एटीट्यूड को शो कर रही है, सहानुभूति को शो कर रही है कि अरे इस प्रकार के छोटे से प्रकृति में विचरण करने वाले जानवर को किसने यहाँ पर कैप्चर कर लिया, किसने बेचारे एक पेनफुल जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार के स्नेयर में फंसा लिया। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, लास्ट लाइन क्या कहती है? लास्ट लाइन कवि के उस सिंपैथेटिक एटीट्यूड को शो कर रही है वापस कि मैं उसे उस स्नेयर से मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूं, उसे फ्री करने का प्रयास कर रहा हूं, उसे छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता हूं, मैं उसे बार बार ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी I am searching everywhere. At last the poet want to express. अंततः कवि क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं उस खरगोश को वहीं छोड़कर दूर नहीं जा रहा हूं, बल्कि उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। Everywhere, here and there, I would like to locate the rabbit with his paw into the snare, crying out of pain. Although I cannot find the place where his paw is in the snare, but right now I would like to locate the rabbit and to flee from the snare. मैं बार बार उसे ढूंढने का प्रयास करता हूं, मैं उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो करता हूं और उसे उस स्नेयर से मुक्त करने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं असहाय हूं उस जगह को
लोकेट कर पाने में, लेकिन फिर भी लास्ट लाइन ये कह रही है कि कवि अभी भी क्या है, प्रयासरत है, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना, कवि उसे ढूंढने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की पेनफुल एटमॉस्फेयर से इस रैबिट को बाहर निकाला जाए, स्वतंत्र रूप से जिंदगी वो जिए, ऐसा कवि इमेजिन कर रहा है, ऐसी वो कल्पना कर रहे हैं और ऐसा उनका प्रयास है ना। तो शायद मैं सोचता हूँ आज इसी वीडियो के साथ में अपना पोइट्री सेक्शन जो है 5 फॉर्म्स जो अपने सिलेबस में है आपके 12th इंग्लिश कंपल्सरी के रेनबो टेक्स्ट बुक में, वो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। और मैं ये आशा करता हूँ, होप करता हूँ आप सबसे कि आप 5 जो फॉर्म है अच्छी तरह से उनको पढ़ें, अच्छी तरह से उनका अध्ययन करें, और जहाँ पे आपको लग रहा है ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है यहाँ से, और अगर वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।